कड़ाके की ठंड में झारखंड, चतरा में सबसे कम तापमान, बारिश की भी संभावना। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण से अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान है। इसके बाद 2 से 3 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ सकती है। इसके बाद अगले 3 दिन में झारखंड के शेष भाग में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र की माने तो 24 जनवरी को झारखंड के 10 जिलों में बारिश की संभावना है। बता दें कि रांची, गुमला, खूंटी, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। खबरों को माने तो इसके बाद 27 जनवरी तक कोहरा या धुंध छाए रहेगा। हालांकि बाद में आसमान स्वच्छ साफ रहेगा। 24 जनवरी के बाद बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। झारखंड में लगभग 22 लाख बढ़ी वोटरों की संख्या। झारखंड में सोमवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर ही आगामी लोकसभा चुनाव होंगे। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 जनवरी 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए फोटो वोटर लिस्ट के कराए गए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। बता दें कि नए मतदान केंद्रों के गठन साथ ही पुराने मतदान केंद्रों के विलय के बाद झारखंड में मतदान केंद्रों की संख्या 29,464 से बढ़कर 29,521 हो गई हैं। कुल 378 मतदान केंद्रों के वर्तमान भवन जर्जर होने, ध्वस्त होने, साथ ही विद्यालय के विलय होने के कारण स्थल परिवर्तन किया गया है। खबरों को माने तो मतदाताओं की संख्या में 1.30% वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड में 20 लाख गरीबों को मिलेगा अबुआ आवास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। झारखंड में 2027 तक 20 लाख गरीबों को 3 कमरे वाला अबुआ आवास दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इन आवासों में रसोई और शौचालय भी अलग से होंगे। इसे अबुआ आवास योजना का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से 8 लाख गरीबों के लिए आवास मांगे थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए पैसा देने से इनकार कर दिया। तब हमने अपने फंड से अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि आज धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती पर लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र देने का सौभाग्य मिला है। हमने झारखंड के गरीबों से जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। इस बार के बजट में 25 लाख करोड़ हो सकता है कृषि लोन का टारगेट। केंद्र की मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट में किसानों को अधिक लोन देने का प्रस्ताव ला सकती है। मीडिया की खबरों को माने तो सरकार चाहती है कि किसानों को लोन लेने में किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए एग्री क्रेडिट लक्ष्य को बढ़ाकर 22 से 25 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। इससे पहले सरकार ने कृषि लोन के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाने का मन बना रही है। खबरों को माने तो किसानों को छोटी अवधि के लिए 7% की दर से 3 लाख रुपए तक का कृषि लोन मिलता है। किसानों को कृषि कर्ज पर 2% की सब्सिडी मिलती है। इतना ही नहीं, जो किसान समय पर कर्ज चुका देते हैं उन्हें 3% की सब्सिडी मिलती है। ईडी ने मुख्यमंत्री को फिर भेजा समन, पूछताछ के लिए फिर से बुलाया। कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन जारी कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अब झारखंड के मुख्यमंत्री को 27 से 31 जनवरी के बीच अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने 20 जनवरी को मामले में पहली बार उनका बयान दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने सोरेन के घर लगभग 7 घंटों तक उनसे पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत सोरेन का बयान दर्ज किया था। पिछली बार की तरह इस बार भी प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम उनके आवास पर जाएगी। खबरों को माने तो जांच एजेंसी का कहना है कि बयान की रिकॉर्डिंग उस दिन पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मुख्यमंत्री को फिर से जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है।
गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार शामिल होंगी महिलाओं की ये टुकड़ी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड इस बार कई मायनों में हर बार से खास होने वाली है। खबरों को माने तो गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार सभी महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी हिस्सा लेंगी। जी हां, भाग लेंगी, जिसमें सेना की सैन्य पुलिस की महिला टुकड़ियों के साथ साथ अन्य 2 सेवाओं की महिलाएं भी शामिल होंगी। कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस की परेड महिला केंद्रित होंगी। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, जी हां, इस परेड का मुख्य विषय है। खबरों को माने तो परेड में टेरेन वाहन, हल्के वाहन और विशेष गतिशीलता वाहन सहित विभिन्न नई पीढ़ी के वाहन भाग लेंगे। ALH ध्रुव रुद्र और LCH प्रचंड फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान समेत 51 विमान शामिल होंगे। EPFO ने आधार को लेकर लिया बड़ा निर्णय, अब आप नहीं कर सकेंगे ये काम। EPFO ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। आधार कार्ड का उपयोग जन्म तिथि को अद्यतन या सही करने के लिए नहीं किया जा सकता है। EPFO ने इसे वैध दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया है। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संघ ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। श्रम मंत्रालय के तहत आने वाले EPFO ने यह फैसला लेते हुए कहा कि आधार का इस्तेमाल कर जन्मतिथि नहीं बदली जा सकती। EPFO ने यह सर्कुलर 16 जनवरी को जारी किया था। इसके अनुसार UIDAI की ओर से एक पत्र भी मिला है। इसमें कहा गया है कि जन्मतिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। इसे वैध दस्तावेजों की सूची से हटाया जाना चाहिए, इसलिए आधार को हटाने का निर्णय लिया गया है। झारखंड सरकार ने पूरी की तैयारी, अब 50 साल की उम्र मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। झारखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी भी है। झारखंड सरकार की ओर से 50 वर्ष के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देने की प्लानिंग पूरी हो गई है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा है कि लोगों को जल्द ही 50 साल की उम्र में पहुंचने पर वृद्धा पेंशन देने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.30 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब इस योजना के तहत 2 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के शिविर में 30 लाख आवेदन आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप कुछ भी खरीदारी करते हैं उस पर टैक्स लगता है। टैक्स का पैसा केंद्र सरकार को ही चला जाता है। झारखंड के गरीब लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। झारखंड के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती और तमाम लोग मर भी गए। भारत में कोविड के उपस्वरूप JN.1 के 1640 मामले दर्ज। भारत में अब तक कोविड-19 के उपस्वरूप JN.1 के कुल 1640 मामले सामने आए हैं, जिसमें इसके संक्रमण वाले राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश भी शामिल हो गया। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम यानी ईसाकोंग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ईसाकोंग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 477 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 249 मामलों के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश में JN.1 के 219 मामले, जबकि केरल में 156 और गुजरात में 127 मामले सामने आए हैं। आंकड़ों को माने तो पश्चिम बंगाल में 96, गोवा में 90 और तमिलनाडु में 89 मामले सामने आए हैं। खबरों को माने तो राजस्थान में JN.1 उपस्वरूप के 38 मामले, तेलंगाना में 32, छत्तीसगढ़ में 25, दिल्ली में 21, उत्तर प्रदेश में 9, हरियाणा में 5, ओडिशा में 3 और उत्तराखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश एवं नागालैंड में एक एक मामला सामने आया है। देश में कोविड-19 जहां कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि और JN.1 उपस्वरूप का पता चलने के बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा है। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके तेजी से बढ़ते प्रसार को देखते हुए JN.1 को
एक अलग वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया है। इस बार के गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति होंगे चीफ गेस्ट। देश में 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस मौके पर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को न्योता भेजा गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। साथ ही मैक्रों ने निमंत्रण के लिए आभार भी जताया है। बता दें कि मुख्य अतिथि बनाने की तैयारी 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। बता दें कि मुख्य अतिथि किसे बनाया जाए, इसे लेकर 6 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन इसके लिए विदेश मंत्रालय कई बातों पर चर्चा करता है। हर देश के साथ भारत के रिश्ते को समझा जाता है। इस खास उत्सव में विदेशी मेहमान को बुलाने का मतलब होता है कि इस देश के साथ भारत की मित्रता है। इस रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए उन्हें इस खास मौके पर आमंत्रित किया जाता है। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की जाती है कि इस देश को बुलाने से किसी और के साथ रिश्ते बिगड़ने की कोई संभावना तो नहीं है।